नमस्कार, सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज के संवाद का सबसे सीधा और सबसे गहराई है। सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार गंभीर बातचीत होती रहनी चाहिए। आज सिनेमा संवाद की इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं सेंसर बोर्ड को लेकर के उठे कुछ ताजा विवादों के बारे में। कुछ फिल्मों को लेकर सेंसर बोर्ड की जो टिप्पणियां आई हैं और उनकी वजह से जो प्रतिक्रियाएं क्रिया प्रतिक्रिया एक तरीके से जनरेट हुई है, जो रिएक्शन जनरेट हुए हैं, उन उनका क्या मतलब है, उनसे क्या मायने निकाले जा सकते हैं। सेंसर बोर्ड क्यों जो है वो कुछ फिल्मों को लेकर के अतिरिक्त संवेदनशीलता दिखाता है और कुछ फिल्मों को लेकर के वो थोड़ी नरमी दिखाता है, क्या कारण हो सकते हैं इसके। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण लोग मौजूद हैं। हमेशा की तरह सिनेमा के बारे में गंभीरता से सोचने विचारने वाले लोग हमारे साथ जबरी उमर पारक साहब हैं, जो कि सिनेमा के बहुत गंभीर अध्येता हैं। हिंदी सिनेमा के लगभग 4 दशकों से भी ज्यादा समय से लिख पढ़ रहे हैं। अजय ब्रह्मात्मक जी हैं, वरिष्ठ फिल्म समीक्षक हैं, दशकों से हिंदी फिल्म पत्रकारिता कर रहे हैं। शीबा असलम फहमी साहिबा हैं, टिप्पणीकार हैं, पत्रकार हैं और किंतु परंतु नाम का यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं। हमारे साथ नंदिता बनर्जी जी हैं, जो कि प्रोफेसर हैं पश्चिम बंगाल में और सिनेमा में गहरी दिलचस्पी रखती हैं। हमारे साथ नीरज जलछेत्री हैं, जो कि अध्यापन के काम से भी जुड़ी रही हैं और स्वतंत्र फिल्मकार भी हैं। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। जो मैंने शुरुआत में कहा कि सेंसर बोर्ड की ताजा भूमिका को लेकर के कुछ ताजा जो एक फिल्मों को लेकर के एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, उस पर बात करना चाहते हैं आज हम। तो मैं थोड़ा सा खुलासा और कर देता हूं। अभी हाल में एक फिल्म समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर एक फिल्म, फुले नाम से ही एक फिल्म बनी, जो कि 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी। जबकि 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले की जन्म दिवस होता है उनका, तो उस दिन उसको रिलीज होना था। लेकिन उससे पहले सेंसर बोर्ड ने कुछ उसमें कट्स के सुझाव दिए। उसमें कट्स के सुझाव की कारण ये थे कि जो जब उस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, तो ट्रेलर को लेकर के उसमें कुछ शब्दों को लेकर के कुछ जातिवादी जो संज्ञाएं थी उनको लेकर के ब्राह्मण समुदाय की ओर से कुछ आपत्तियां दर्ज की गई, ऐसा बताया गया। और उसकी वजह से सेंसर बोर्ड ने फिल्म के निर्देशक अनंत महादेवन, जो कि अभिनेता भी हैं चर्चित, उनको उन्होंने कुछ सुझाव दिए कि आप इसमें कुछ शब्द जो है वो है निकाल दीजिए, कुछ हटा दीजिए। तो उसकी वजह से फिल्म की रिलीज जो है डिले हुई। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि अभी एक फिल्म संतोष, जो कि हाल ही में ऑस्कर में भेजे जाने को लेकर के चर्चित हुई थी, उसकी रिलीज को सेंसर बोर्ड ने रोक दिया, क्योंकि वो फिल्म जो थी उसमें सेंसर बोर्ड ने काफी सारे कट्स सुझाए थे, जिसको मानने से फिल्म के निर्माता निर्देशक ने मना कर दिया एक तरीके से। तो ऐसी बहुत सारी फिल्मों को लेकर के, ऐसे बहुत सारे जाट फिल्म जो सनी देओल की रिलीज हुई है, उसमें भी कुछ दृश्यों को लेकर के आपत्तियां हैं, जिसकी वजह से भी सेंसर की भूमिका कहीं ना कहीं जो है वो एक बार फिर से केंद्र में आ गई है। और अक्षय कुमार की ताजा फिल्म केसरी चैप्टर 2, उसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि सेंसर बोर्ड ने ऐसी फिल्म को किस तरह से हरी झंडी दे दी एकदम से, जिसमें कि बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसी पर आज हम बात करेंगे और बातचीत की शुरुआत में अजय ब्रह्मात्मा जी आपसे करना चाहता हूं। आपने संयोगवश ये फिल्म जो केसरी चैप्टर 2 जिसका मैंने जिक्र किया अभी, आपने देखी हुई है, तो मैं बात की शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा। सेंसर बोर्ड की भूमिका को लेकर के हम जब बात कर रहे हैं, तो ये जो फिल्म है, ये एक तरह से ये दावा कर रही है कि उसने इतिहास के एक अब तक छुपाए गए पन्ने को, यानी जो जलियांवाला बाग से जुड़ा एक मामला था। शंकर नायर, जो कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर के, उनका एक प्रसंग को उठा करके फिल्म बनाई गई है। और ये अपने ढंग से अपने तरीके से राष्ट्रवाद और देशभक्ति का जो एक हमारे देश में फिलहाल माहौल चल रहा है सिनेमा के माध्यम से भी, उसको कहीं ना कहीं नए सिरे से व्याख्यायित करने की कोशिश करती है। तो मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगा अजय जी इस पूरे विषय पर। जी, आप सभी को नमस्कार और श्रोताओं को भी नमस्कार, दर्शक जो हमें देख रहे हैं। ये मामला बहुत ही संगीन है और हम बार बार हर तीसरे छठे महीने पर आते हैं सेंसर के बातों को लेकर के। सेंसर जो सीबीएफसी अब कही जाती है, सीबीएफसी की बहुत ही संदिग्ध भूमिका हमेशा से रही है और खास करके पिछले 11 सालों में तो और भी ज्यादा संदिग्ध हो गई है, जहां अपनी मर्जी से कुछ फिल्मों को हरी झंडी दे दी जाती है बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी साक्ष्य के। और वहीं कुछ फिल्मों के लिए कहा जाता है कि आप सारे साक्ष्य दिखाएं
बताएं और फिर जाकर के कुछ एक कट्स बताए जाते हैं, कुछ शब्दों को म्यूट करना पड़ता है और फिर जाके फिल्म को मंजूरी मिलती है। ये तो खुलेआम हो रहा है। जिस फिल्म की चर्चा आपने की, केसरी चैप्टर 2, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग है। अब जी। ये जलियांवाला बाग की अनकही कहानी, अनकही कहानी में जलियांवाला बाग की अनकही कहानी उन्होंने नहीं कही है, उन्होंने शंकरन नायर की अनकही कहानी कही है, जो अब तक नहीं सुनी गई थी। जलियांवाला बाग के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं और उसमें उधम सिंह जैसी एक अच्छी फिल्म आ चुकी है, जहां उधम सिंह नामक नायक, और उधम सिंह के बारे में तो हम अपनी किताबों में भी पढ़ते रहे हैं। हाँ, शंकरन नायर के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन शंकरन नायर और उधम सिंह की भूमिकाओं में फर्क है। शंकरन नायर वायसराय काउंसिल के मेंबर थे और उन्होंने अपनी पुस्तक गांधी एंड एनार्की में डायर की चर्चा की थी। अब ये दिक्कत क्या है फिल्म के अंदर और हम सारे समीक्षक और दर्शकों की, कि हम लोग फिल्म देखते समय हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि हम फैक्ट्स चेक करें। उसी समय पंजाब में जब ये जलियांवाला बाग कांड हुआ, दो डायर हुआ करते थे। एक डायर जो जनरल डायर थे जिन्होंने गोली चलाई थी, जो जिनके बारे में ये फिल्म है और जिन पर सारा खेल रचा गया है। एक दूसरे डायर थे जो गवर्नर थे, दोनों के नाम आप सर्च करके पता कर सकते हैं। उस दूसरे गवर्नर डायर की खिंचाई या आलोचना उन्होंने अपनी पुस्तक में की थी और उन पर दोषारोपण किया था कि उनकी वजह से ऐसा हुआ। तथ्य बताते हैं कि जनरल डायर ने भी अपने स्टेटमेंट में ये बात कही थी कि गवर्नर डायर ने जो आदेश दिया था उसी को हमने इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन ये फिल्म बड़ी चालाकी से डायर को शिफ्ट कर देती है, उस डायर की कहानी को इस डायर में ले आती है। और चूंकि किसी के पास फुर्सत नहीं है तथ्यों को जांच करने की, तो ये भी लोग नहीं देखते हैं कि वो जो मुकदमा लड़ा गया था 5 हफ्ते तक, और जिसमें बाद में किताब उनके परपोते ने लिखी है, द केस दैट शुक एम्पायर। सचमुच में वो ऐसा केस था जिससे एम्पायर हिल गया था, क्योंकि 5 हफ्ते तक वो मुकदमा चला था ब्रिटेन में, और उसकी वजह से तमाम मीडिया और तमाम कवरेज की वजह से जलियांवाला बाग के बारे में लोग जान पाए थे। अब फिल्म क्या करती है चालाकी से कि पूरे मुकदमे को भारत में ले आती है, उस डायर को इस डायर में बदल देती है, दो नए कैरेक्टर क्रिएट करती है, जो आर माधवन करते हैं, अनन्या पांडे करते हैं, इवन अमित सियाल का भी कैरेक्टर वो गढ़ा हुआ है। यहां तक कि डायर को भी कोर्ट में हाजिर कर दिया गया है, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ था। तो अब और उसके बाद छाती पीटी जा रही है, हाय राष्ट्र हाय राष्ट्र हाय राष्ट्र हाय राष्ट्रभक्ति, और पब्लिक भी ताली बजा रही है। दिक्कत हमारी, अब हम जैसे थोड़े बहुत समीक्षकों की ये भी होती है कि हमारी ही बिरादरी के समीक्षक जब फिल्म देखते समय किसी प्रशंसक की तरह तालियां बजाने लगते हैं, सीटियां बजाने लगते हैं, वाह वाह करने लगते हैं। समीक्षक ऐसी भूमिकाओं में पहले नहीं हुआ करता था। हम किसी भी फिल्म से बहुत ज्यादा भाव विह्वल होते हैं, हम किसी भी फिल्म से बहुत ज्यादा द्रवित होते हैं, हम किसी भी फिल्म से बहुत ज्यादा नाराज भी होते हैं, लेकिन हम अपनी भावनाएं थिएटर के अंदर तो बिल्कुल प्रकट नहीं करते हैं। बाहर निकल के लिखने, बोलने और मंथन करने के समय हम जो भी लिखे, पढ़े, बोले। लेकिन अब ये माहौल बदल गया है, दुनिया बदल चुकी है, और ऐसे में केसरी चैप्टर 2 हो या वर्तमान सरकार और वर्तमान राजनीति के इरादे से जो फिल्म बनाई जा रही हो, उसमें किसी भी सबूत की मांग नहीं की जाती है, उसमें किसी भी तथ्य की जांच पड़ताल नहीं की जाती है। हमने कश्मीर फाइल्स में भी ये देख लिया, हमने केरला स्टोरी में भी ये देख लिया, हमने आर्टिकल 370 में भी ये देख लिया, हम अभी केसरी चैप्टर 2 में ये देख रहे हैं। आगे भी ऐसी कुछ फिल्में आएंगी जहां हम देखते रहेंगे। अब रही बात सेंसरशिप की, तो सेंसर में पिछले इसी सेंसरशिप के मामले को लेकर अनुराग का मामला जिस दिन से उछल गया है, और जो ब्राह्मणों की आपत्ति है कि उन्होंने कहीं एक
कुछ बोल दिया टिप्पणी में, उत्तेजना में, अब उस उत्तेजना को लेकर के लोग अलग एक बवाल मचाए हुए हैं। लेकिन मूल बात जो अनुराग ने कही थी, चाहे वो धड़क 2 को लेके हो या फूले को लेकर हो, कि भाई अगर देश में जाति प्रथा खत्म हो गई है सीबीएफसी के मुताबिक, जो मोदी जी ने खत्म कर दिया है, तो फिर इस तरह की विवाद करने की जरूरत क्या है? और ब्राह्मणों का असल भूमिका क्या है, ये भी जानना चाहिए। लेकिन अब वो सेंसरशिप की कोई बात नहीं हो रही है, न उस मुद्दे पर कोई बात हो रही है। इस बीच में यही एक खुशखबरी है कि 25 अप्रैल को फूले रिलीज हो रही है, 2 हफ्ते के बाद। हाँ, उसमें कट्स आ गए हैं, उसमें कुछ ऐसे जरूरी शब्द हटा दिए गए हैं जो फिल्म की कहानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, जैसे कि एक महाड शब्द है। महान। लोग मराठा, हाँ हाँ, महाड, मराठी इतिहास से परिचित होंगे तो महाड और इन सारी चीजों। फिर ऐसे ही जब वर्णन किया जा रहा है जो सफाई कर्मचारी होते थे, तो उनमें भी कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। ऐसे ही कुछ परंपरा की बात जहां आई है, तो वहां कुछ 3000 साल की चर्चा थी, तो वो भी कुछ हटाने की बात की गई है। तो आज ही जी मेरी लेखक से बात हुई इसकी। इस फिल्म के लेखक मुअज्जम बेग हैं। मुअज्जम बेग ने ये फिल्म लिखी है। उन्होंने कहा कि अब सब कुछ हुआ है, मैं तो खून के आंसू रो रहा हूँ कि मेरे लिखे शब्द कट गए हैं, बीप हो गए हैं। लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूँ कि बीप किए हुए शब्द लोग समझ जाएंगे कि वहां पे क्या कहा गया होगा, जी क्योंकि उसके बदले में हम कोई दूसरा शब्द नहीं दे सकते थे। वो शब्द उसका पर्याय नहीं हो सकता था, उसको स्थानापन्न नहीं कर सकता था। तो हमने बीप करने की सोची और वो फैसला लिया, वो कर दिया हमने। तो ये तो स्थिति है। मैं सेंसरशिप जैसी बात को अब नहीं कहता, ये बेसिकली वर्तमान सरकार की मेंटरशिप हो गई है। अब वो मेंटोर करती है कि किस तरह की फिल्म आनी चाहिए, किस तरह की फिल्में चलनी चाहिए, और क्या बहस होनी चाहिए, क्या बातें होनी चाहिए, और हमें क्या करना है। तो हमें जी सोचना पड़ेगा। और यहाँ यही बात ये भी दिला दूं याद कि इसी सरकार के फैसले के मुताबिक श्याम बेनेगल के नेतृत्व में सेंसर सीबीएफसी के रोल और उसके काम पर एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आ चुकी है, जो पिछले कई सालों से रुकी पड़ी है, जिस पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, जो इसी सरकार ने तय किया था। अगर वो लागू हो जाता तो शायद आज हम ये सब बहस नहीं करते। लेकिन जैसा कि होता है सरकारी महकमे में, ये कांग्रेस के भी जमाने में हुआ था, ये अभी बीजेपी के जमाने में हो रहा है। सरकार ऐसे ही फाइलों पर सोई रहती है, और वही हो रहा है फिर से। जी जी, आपने आपने अजय जी बहुत दिलचस्प खुलासा किया। जो इस फ़िल्म के लेखक हैं फूले, उनके नाम का आपने खुलासा कर दिया, मोहसिन बेग साहब का। तो हम तो ये अब हम ये भी हमें 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 ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि वो बेग साहब चूँकि अपने नाम की वज़ह से जो है वो इस फ़िल्म को उन्होंने लिखा है, और इसमें ब्राह्मणवाद को लेके जो बात आ रही है, उन पर अतिरिक्त कोई समस्या ना आए, उनको अतिरिक्त हमले ना झेलने पड़े, ये भी हमारी कामना रहेगी। और हम देखेंगे कि ये जो फ़िल्म है वो अब जब उसकी रिलीज़ आपने बता दी है, तो दर्शकों तक जाए और दर्शक स्वयं इसके जो मत आपने जो बात कही थी शब्दों की, महार जो जाति है, जो स्वयं डॉक्टर अम्बेडकर की जाति थी महार, और पेशवाई जो शब्द है, पेशवाई पेशवाई को निकालने की बात कही गई है, जहां तक मेरी जानकारी है। और अनंत महादेवन जो कि इस फिल्म के निर्देशक हैं, प्रतीक गांधी इसमें केंद्रीय भूमिका में है, ज्योतिबा फुले की भूमिका निभा रहे हैं। वो फिल्म जो है मुझे लगता है भारतीय जो इतिहास है और जाति व्यवस्था का जहां तक मामला है, उसको लेकर के एक बहुत गंभीर प्रयास है और उसको सराहा जाना चाहिए था। और आपने केसरी टू का जिक्र किया तो मुझे आपकी एक टिप्पणी याद आ गई अजय जी, जिसमें आपने लिखा था कि इस फिल्म में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगवाया गया है, जो कि इनकलाब जिंदाबाद जो है वो 1921 में नारा इजाद हुआ था, और ये 1919 के जलियांवाला बाग कांड में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा दिया गया। हजरत मोहानी ने वो नारा इजाद किया था, जहां तक मुझे याद जी पड़ता है। बहरहाल ये बड़ी जी जी दिलचस्प जी जी ये दिलचस्प चीजें हैं जो आपने बताई। दोनों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ आप जो है वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ को इजाजत दे देते हैं, दूसरी तरफ आप जो है समाज का जो सच है उसको भी दिखाने से आप परहेज करना चाहते हैं। शिवाजी, आपके पास आना चाहता हूं मैं। ये जो मसला है सेंसर बोर्ड का, क्योंकि इसमें हमने जो कई सारी फिल्मों का नाम लिया, इसमें एक तो फुले का जिक्र आ ही गया, संतोष नाम की एक फिल्म थी, और धड़क नाम की एक फिल्म, धड़क 2, जो कि जातिवाद पर, अगेन उसमें जातिवाद का मामला है, उसको लेकर के भी सेंसर बोर्ड की कैची है, और वो भी उसकी रिलीज भी जो है वो नवंबर में होनी है। लेकिन ये कि उससे पहले
उस पर जो है कुछ ना कुछ खतरा मंडराने लगा है, ऐसा ऐसी खबरें आ रही हैं। तो मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, ये जो बात अजय जी ने कही कि ये सेंसर बोर्ड जो है एक तरीके से सरकार के कहना चाहिए प्रवक्ता की तरह काम करने लगता है। आजकल तो हम देख रहे हैं सभी कोई सरकार का प्रवक्ता बना हुआ है, उपराष्ट्रपति भी सरकार के प्रवक्ता की तरह बातें कर रहे हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट को भी मतलब किसी ने छोड़ा नहीं है, चुने हुए सांसद जो है सुप्रीम कोर्ट को कहने के साथ ये धार्मिक युद्ध भड़का रहा है। तो ऐसे माहौल में सेंसर बोर्ड की जो भूमिका है शिवाजी, वर्तमान संदर्भ में और जिन फिल्मों का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बहुत शुक्रिया अमिताभ साहब, बहुत बड़ा विषय है और अजय साहब ने तो बहुत बड़ी बात बता दी इस पूरे मामले में कि ये केसरी में जो हो रहा है वो क्या है, केसरी चैप्टर 2 में जो हो रहा है वो क्या है। और किस तरह से दो अलग अलग लोगों को एक सरनेम की वजह से एक में गड़बड़ कर दिया गया। ये तो मतलब ये तो कितना लेजी फ्रॉड है। ये तो कोई ऐसा भी नहीं है कि जिसमें कुछ मेहनत की गई हो, एकदम लेजी फ्रॉड कर रहे हैं ये लोग जनता के साथ में। तो ये तो एक चीज है। देखिए, आपने नाम लिया सुप्रीम कोर्ट का, उपराष्ट्रपति का, और इवन राष्ट्रपति को भी अगर आप इसमें गिन लें, तो आप ये देखिए कि बहुत जो घने काले बादल हैं इस समय भारत के लोकतंत्र के ऊपर, उसने सब तरफ हर हर कोने को आच्छादित कर लिया है। कोई ऐसा कोना तो है नहीं जो बचा हो। अभी फिल्मों में जो डिस्कोर्स है वो समाज में भी वही डिस्कोर्स, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी वही डिस्कोर्स है। और उसको अगर हम जल्दी से डिफाइन करना चाहें तो वो ये है कि हिंदू प्रताड़ित रहा है और हिंदू अब बदला लेगा। हिंदू प्रताड़ित कैसे रहा है? हिंदू प्रताड़ित रहा है पहले मुस्लिम शासकों से, मुगलों से, फिर ब्रिटिशर्स से, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस से। अब 2014 में जो आजादी मिली है उसमें बदला लेगा। तो मुस्लिम शासक, मुगल शासक, ब्रिटिश शासक और इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक धागे में पिरोया जाना जरूरी है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े महात्माओं तक को कालिक पोतना जरूरी है। जब महात्मा गांधी के पुतले के ऊपर बैलून बांध के उसमें से गोली मार के खून निकाला जा सकता है, तो आप से समझिए कि हम कितने विभत्स दौर में। और ये उसी तरह हो रहा है इस पूरे मामले में। एक बात ये भी कॉमन है कि ये जो प्रताड़ना हुई है ये सिर्फ हिंदू की हुई है। यानी कि मुस्लिम शासक मुसलमानों से नहीं लड़े हैं, मुसलमानों ने मुसलमानों को नहीं मारा इतिहास में। मुगलों की लड़ाई किन मुस्लिम वंश शासकों से हुई है वो सब जगह गायब है। तो वो कोई ना बताए। फिर वो जो मुस्लिम शासक लड़ रहे थे और मुगल शासक थे, उनके दरबार में जो हिंदू थे वो बेचारे टाइप थे, उन वो कुछ नहीं कर सकते थे। वहां कोई उस तरह का संबंध नहीं था जिसमें दोस्ती हो, जिसमें रिश्तेदारी हो, जिसमें समधियाना हो, जिसमें रोटी बेटी का संबंध हो। वो सब कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज भी सिर्फ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, वो भी अपर कास्ट के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। अंग्रेज भी सिर्फ ये देख रहे थे कि जो हिंदू परंपराएं हैं उनका ह्रास करना है, उनको खत्म करना है। उससे ना मुसलमान प्रभावित था, ना सिख प्रभावित था, ना बाकी के बौद्ध प्रभावित थे, ना जैन, कोई प्रभावित नहीं था। बस बेचारा हिंदू ही पिट रहा था। तो ये जो एक प्रताड़ना बताई जा रही है कि सिर्फ हिंदू अपर कास्ट की जो सनातनी थे या जो परंपरावादी हिंदू थे, जो हिंदू संस्कृति के पोषक और धरोहर थी जिनके पास, बस उनकी प्रताड़ना हो रही थी। और फिर अब आप देखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया। फिर वही अंग्रेजों और मुगलों के साथ मुगलों का दिया हुआ जो तौर तरीका था, जो संविधान था, जो जो समझ थी इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की, इसी सबको हम पर थोप दिया। और भारत की जो मनुस्मृति की परंपरा थी उसको पीछे ढकेल दिया और ले आए विदेशी कॉन्स्टिट्यूशन। उस संविधान में जिसका सारा वैल्यू सिस्टम वेस्टमिंस्टर मॉडल से आया है। और उसमें थोड़ा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, थोड़ा स्विस कॉन्स्टिट्यूशन का घालमेल है, लेकिन बुनियादी तौर पे वो कहाँ से आया है? वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, वेस्टमिंस्टर मॉडल से आया है। अब इन सब के बीच में जब ये सारे के सारे अपराधी एक ही गोत्र, एक ही जाति, एक ही परिवार के हैं जिन्होंने भारत के हिंदुओं पर हम को परेशान किया, प्रताड़ित किया, अब उनसे बदला लेने का टाइम आया है। तो अब प्रताड़ित लोग बदला ले रहे हैं। अब इस प्रताड़ित लोगों के बीच में ये जाति कहाँ से आ गई कि प्रताड़ित लोगों ने जातिवाद किया? प्रताड़ित जो ऑफिशियल प्रताड़ित लोग हैं बीजेपी के, उन्होंने शूद्रों को पर अत्याचार किए, उन्होंने ओबीसी पर अत्याचार किए, उन्होंने पसमानदा पे किए या नहीं किए,
ये सारा कुछ जो है, अब फुले जैसी फिल्म तो ग्लिच इन द मैट्रिक्स है ना, वो पूरा जो ताना बाना बुना जा रहा है उसके बीच में ये फिल्म आ जाती है। तो अब उसमें वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये वर्ण व्यवस्था थी, इसको हम ये नहीं मानेंगे। दूसरी बात ये है कि अभी तक की फिल्मों में जो भी विलेन होते थे, चाहे वो किसी भी समाज से आते हों, लेकिन वो इंडिविजुअल विलेन होता था। यानी कि अगर कोई डाकू है, अगर कोई सूदखोर महाजन है, अगर कोई दबंग क्षत्रिय है, ये या कोई मुसलमान गुंडा है, तो ये सारे लोग क्या होते थे, ये इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि ये एक बुरा आदमी है। वहां पर ये नहीं होता था कि एक सिस्टम है जिसमें इस तरह के व्यवस्था को पनपाया गया, जिसमें सूदखोरी है, जिसमें कुछ और तरह की प्रताड़नाएं हैं जो कमजोरों के साथ होती हैं। तो जब तक वो बातें हो रही थी वो पुरानी फिल्मों में, तब तक सब कुछ ठीक था और एक हीरो आता था और चीजों को बदलने की कोशिश करता था। अभी जब कास्ट के ऊपर जब फिल्म बनती है तो आइडेंटिटी पे फिल्म बनती है, और उस आइडेंटिटी पर जब फिल्म बनती है तो आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी हो जाता है। उस आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी में जो हेजेमोनिक क्लास है, जो सत्ता संपन्न क्लास है, उसको आईना देखना पड़ता है, और आईना कोई ना दिखाए, आईना दिखाने से बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो जो फिल्म आईना दिखाएगी पूरी का आइडेंटिटी को, उससे दिक्कत है। और जो इस बात को तोड़ेगी कि नहीं भाई, अंबेडकर साहब यूं ही पैदा नहीं हो गए थे। जिस समय अंग्रेजों से भारत छोड़ने की लड़ाई चल रही थी, उसी समय एक सामाजिक लड़ाई भी चल रही थी, जिसमें आदिवासियों, दलितों या स्त्रियों, इन सब के हक की बात हो रही थी। और इन सब का हक किसने मारा था? उसी व्यवस्था ने, जिस समाज और जिस धर्म से आते थे उसी ने मारा था। मुसलमान महिला मुसलमान पितृसत्ता से परेशान थी, हिंदू महिला हिंदू पितृसत्ता से परेशान थी, ब्राह्मण नारी ब्राह्मण घर के मुखिया से, पुरुष मुखिया से परेशान थी। तो ये जो पूरा डिस्कोर्स है ये सामने नहीं आना चाहिए। अभी महिलाओं को जिस तरह से आत्मसात कर लिया है नफरत की राजनीति ने, आप ये देखिए कि अभी एक कोई जैन अंबर करके कोई कवयित्री हैं, वो अभी कल 2 दिन पहले मुझे पता चला कि वो बुलडोजर के ऊपर गीत गाती थी और बाबा के बुलडोजर को बहुत सेलिब्रेट करती थी, जैन समाज से आती। तो जब जी जैन समाज के पर जब बुलडोजर चला, तो अब ये सारी महिलाएं जो आत्मसात कर ली गई हैं पूरे मामले में, तो ये अचानक नहीं है कि कंगना रनौत कहती है 2014 में आजादी मिली। वो अपने समझ से सही कहती है बेचारी कि भाई पहले मुगल, मुसलमान, फिर मुगल, फिर आपके ब्रिटिश, और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को झेलते हुए अब जाके मोदी जी ने आजादी दी है। तो 2014 की आजादी इसी तरह से जस्टिफाई कराई जा रही है। जी जी, बहुत शुक्रिया। आपने जो बात कही है, दरअसल मुझे लगता है कि ये जो मसले हैं, जैसे जातिवाद का मामला जो है, उसमें बहुत सारी चीजों को लेकर के अब हमारे यहाँ उल्टा इतिहास पढ़ाने, उल्टा इतिहास लिखने या उल्टा इतिहास दिखाने की एक तरीके से परंपरा शुरू हो रही। तो बहुत जल्दी हो सकता है हमको ये भी देखने को मिले या उस तरह की फिल्में देखने को मिले कि कैसे जो जातिवाद का जहर था वो दरअसल दलितों ने ब्राह्मणों पर अत्याचार किए थे, कैसे किस तरीके से जो है वो सारी गंगा जो है पहले उल्टी बही गई और कैसे हम लोग को उल्टा पढ़ाया गया इतिहास की, कैसे ब्राह्मणों ने दलितों पर अत्याचार किया गया, ये ये सारी बातें। अमिताभ साहब मुझे एक जुमला ऐड करने दीजिए। अब ये डिस्कोर्स आ गया है कि ब्राह्मणों से कितनी नफरत है आप लोगों को। ये जी जी एक जी। एक जुमला, ब्राह्मणों ने क्या किया है क्या नहीं किया, अभी भी क्या कर रहे हैं, इस पर नहीं, बात नहीं मैं होती। मैं केवल मैं केवल आपको बताता हूँ, नफरत है। देखिए, नहीं नहीं, वो उसका कारण देखिए ऐसा है ना कि वो आजकल जो आप देखेंगी जब सिनेमा पर हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे आपने विलेन का जिक्र किया, तो पुरानी फिल्मों में जो विलेन होते थे अगर आप देखें तो जमींदार होता था, या अगर वो जातिवादी व्यवस्था के आधार पर देखा तो जमींदार के साथ में जुड़ा हुआ जो एक पंडित होता था, कोई ब्राह्मण होता था, तो लाला या लाला, पंडित या ठाकुर, इस तरह के जो नाम होते थे, तो वो उनको आज की तारीख में जो भी सोशल मीडिया के तमाम सारे उत्साही यूजर्स हैं वो सब लिखते हैं कि भाई आपके फिल्मों में यही लोग विलेन क्यों होते थे। और रहीम चाचा जो है, वो रहीम चाचा जो होता था वो एक दया का पात्र क्यों होता था, सारा अच्छा अच्छा काम रहीम चाचा करता था और खराब काम सारा ठाकुर साहब करते थे, और खराब काम सारा जो है पंडित जी और लाला जी करते थे। तो ये जो है ये उस समय के फिल्मकारों का दृष्टि दोष था, जिसको आज ऐसा बताया जा रहा है। बहरहाल नीरज जी, मैं आपके पास आता हूँ। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं दृष्टि दोष की, और क्या ये जो परंपरा है जो शुरू हो गई है नई, कि आपने सेंसर बोर्ड में अगर कोई कट्स लगाए हैं, है ना, तो वो सेंसर बोर्ड अपनी समझ के हिसाब से समाज में कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, या समाज में कहीं कोई मतलब
आवेश ना फैल जाए, उसको देखते हुए सेंसर बोर्ड पहले से ही कह देता है कि नहीं, आप ब्राह्मणों के बारे में टिप्पणी मत कीजिए, आप जाति सूचक टिप्पणियां मत कीजिए। जिसको लेकर के अनुराग कश्यप और अनुभव सिन्हा दोनों ने जो टिप्पणियां की, दोनों महत्वपूर्ण निर्देशक हैं हमारे समय के, जिन्होंने कहा भाई क्या क्या जातिवाद है नहीं हमारे समाज में? अगर नहीं होता तो फिर अम्बेडकर साहब को इतनी लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत थी? क्या कहेंगी आप? जी। सभी को नमस्कार। और मुझसे पहले अजय जी ने और शिवा जी ने काफी विस्तार से और बहुत जरूरी सारी बातें कही हैं। एक और चीज रही है कि हमारे यहाँ दरअसल 1918 में ये सिनेमेटोग्राफ एक्ट जो है वो लागू हुआ, और उस समय अंग्रेजी ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी। और उस दौर में जब फिल्में बननी शुरू हुई थी भारत में, तो ये एक्ट लागू ही इसलिए हुआ कि ये देखें वो सरकार कि कहीं इन जो फिल्में आ रही हैं उनमें कहीं से भी जनता के अंदर देशभक्ति या जो भी अभी वर्तमान शासन है उसके खिलाफ आक्रोश पैदा करने की संभावना पैदा करने वाली फिल्में ना आए या ना बने, क्योंकि इससे वो जनता जो है वो आक्रोशित होगी, एकजुट होगी और विद्रोह के लिए उतरेगी। तो उस दौर में 1918 या 20 के आसपास का वक्त है जब एक फिल्म आई थी भक्त विदुर। और वैसे तो लगता है ये कैरेक्टर महाभारत से लिया गया कैरेक्टर है, लेकिन जब फिल्मकार ने इसे पोर्ट्रेट किया तो इसे खादी पहनाया और इसमें बहुत कुछ ऐसा उस कैरेक्टर को, चरित्र को पोर्ट्रेट किया जो महात्मा गांधी के आसपास लगता था। तो इस फिल्म को बैन किया गया। ये पहली फिल्म थी आजादी से पहले की जिसको बैन किया गया, और इसमें यही कहा गया कि इस फिल्म से जनता की भावनाएं भड़क जाएंगी, क्योंकि इसका जो मुख्य किरदार है वो गांधी से मिलता जुलता है। वो असहयोग आंदोलन या इस तरह की कुछ कुछ बातें या सत्य अहिंसा जैसा कुछ की भाव संप्रेषित कर रहा है। तो उसी समय से बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक जो हैं फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के तय हो गए कि एक ये वर्तमान जो भी सत्ता है उसके खिलाफ कुछ ना प्रोपोगेट करे फिल्में, या वो बहुत एक तय सीमा में अपनी बात कहें, और अगर उन्हें थोड़ा भी किसी ऐसी रचनात्मक अभिव्यक्ति से ये डर लगे कि कहीं ये जनता को एकजुट करने का या उन्हें अपनी ही चीजों पे सोचने समझने के लिए प्रेरित कर रही हैं, तो उन्हें बैन कर दिया जाए। उस दौर में कई सारी कंट्रोवर्शियल फिल्में भी आई जो कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक माहौल बना रही थी। उन फिल्मों को उस दौर में पास कर दिया जाता था। और लेकिन इस तरह की फिल्में जो आपको एक अपने वर्तमान जो सारी स्थितियां हैं और जो जो गुलामी की चीजें हैं या असहज करने वाली चीजें हैं उनके खिलाफ अगर आप एकजुट हों या इस तरह की बातचीत करने का एक आपको एक सेंस पैदा करे, ऐसा सिनेमा उस दौर में बैन हुआ। उसके बाद तो फिर एक लंबा सिलसिला है, कई सारी फिल्में उसके बाद धीरे धीरे बैन होती चली गई अलग अलग कारणों से। हम अभी जब फिल्म डिवीजन या इस तरह सॉरी ये फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड को काम करते हुए देखते हैं तो लगभग हमें वही मूलभूत सूत्र याद आते हैं कि वो वर्तमान में जो सत्ता है उसको कहीं से अनकंफर्टेबल ना चीजें लगे, तो वही कैरेक्टरिस्टिक अभी का ये बोर्ड भी ऐसे कर रहा है। इसीलिए ये हैरानी होती है अजय सर को भी, तमाम और लोगों को भी, कि द कश्मीर फाइल्स जो जैसी फिल्म पास हो जाती है, लेकिन छावा जैसी फिल्में पास हो जाती हैं विदाउट एनी कट्स, लेकिन फुले पर उनको कुछ कुछ शब्दों पे भी एतराज होता है। ज्योतिबा फुले वो व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अंबेडकर से भी पहले और तमाम और ब्रिटिश जो थिंकर्स है उनके भी पहले जो है ये जाति व्यवस्था के तहत होने वाले शोषण पर बात की। और पहली महिला शिक्षिका रही हैं सावित्रीबाई फुले। एक बहुत मजेदार डिस्कशन है कि जिन्होंने स्त्रियों के लिए पाठशालाओं के द्वार खोले, और इस पूरे मुहिम से फायदा सिर्फ ऐसा नहीं था कि दलित या ओबीसी या जो पिछड़ा वर्ग है उनकी महिलाओं को हुआ, वो उच्च वर्ग की महिलाओं को भी हुआ। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ की जो उच्च वर्ग की जो मतलब जो भी ये महिलाएं हैं जिन्होंने बाद में उस पूरी शिक्षा का लाभ उठाया, वो अपने एक्चुअली ओरिजिन जो आइकन है उनको जानती ही नहीं है। और यही कोशिश होती है जब इस तरह की फिल्मों को बैन करने की या कुछ शब्दों के को निकाल देने की बात करता है सेंसर बोर्ड। अभी मैं ये एक आंकड़े देख रही थी कि लगभग 2016 से लेकर 2020 के बीच में दलित स्त्री के खिलाफ 45%
जो मामले हैं उसके खिलाफ अपराध के, वो उनमें बढ़ोतरी हुई है। हर घंटे 5 दलितों के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज होते हैं। अगर ऐसे में अनुरागी कह रहे हैं कि आपको लगता है कास्ट सिस्टम है ही नहीं, और आप इतना हर्ट क्यों हो रहे हैं, अब उसमें दरअसल किसी को कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। ये तो सरकार के आंकड़े बता रहे हैं, ये तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं जो ये बता रहे हैं कि हर घंटे 5 से 10 अपराध जो है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं दलितों के खिलाफ। और अगर कोई फिल्म इस तरह की आपको एक सेंसिटाइज करने की, क्योंकि जब आप उन अपराधों को न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, तब आपको उसकी भयावहता का अंदाजा नहीं होता शहरों में बैठकर। लेकिन जब आप उसे स्क्रीन पर देखते हैं और ये देखते हैं कि दरअसल इस भेदभाव और अपराध की कितने लेयर्स हैं और उस शोषण के बाद तकलीफ कितनी ज्यादा है, तो ये फिल्में दरअसल आती हैं तो आपको सेंसिटाइज करने का काम करती हैं। हम लोग मतलब बतौर शिक्षक भी ये बात कहते रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सेंसिटाइज और थोड़े सेंसिटिव बने, तो उसे बहुत सारी चीजों का एक्सपोजर होना जरूरी है। उसे बताना पड़ेगा कि जिन शब्दों को तुम मजाक मजाक में बोलते हो वो दरअसल मजाक की बात नहीं है। और फिल्में हो या कला की जो भी माध्यम है, वो लोगों को सेंसिटाइज करने का भी काम करती हैं, वो दरअसल लोगों को और सेंसिटिव बनाने का काम करती हैं। तो अगर इस तरह की का एक पूरा डिबेट भी खड़ा हो रहा है, और अच्छी बात है कि जैसा अजय जी ने कहा कि 25 को फिल्म आ रही है, जरूर देखनी चाहिए। इसलिए नहीं देखना चाहिए कि वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक फिल्म पूरी रची गई, नहीं, वो एक ऐसे कैरेक्टर को लेकर फिल्म बनाई गई है जिसने इस देश में बहुत सारी, जैसे कि अभी शिवा जी ने कहा कि सिर्फ स्त्रियां जो हैं वो किसी खास कास्ट और क्लास की ही नहीं सताई हुई हैं, वो तो हर धर्म, हर रिलीजन, हर कास्ट, मतलब हर जगह पूरी दुनिया में ही उन पेट्रियार्की ने उनको हमेशा से दबाया है। जिन्होंने ऐसे स्त्रियों के फेवर में काम किया है, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर हों, चाहे वो सावित्रीबाई फुले हों, उनके उन कामों को देखना पड़ेगा और इतिहास में जाके कम से कम आप अपने आइकन तो पहचानिए। आपको अपने इतिहास के ऐसे कैरेक्टर्स को ही अगर उनके बारे में आप नहीं जानते और बिना जाने विरोध करना, मतलब ये बहुत अफसोसनाक चीज है। अभी हाल में, मतलब अभी हाल फिलहाल की घटना है कि आप औरंगजेब के नाम पर जो है बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर कालिक पोत देते हैं। आपको ये भी नहीं पता कि दरअसल आप कर क्या रहे हैं। तो दोस्त, विरोध करना जरूरी, आपको लगता है जरूरी, करिए, लेकिन पढ़िए तो पहले। आपको पता तो होना चाहिए कि आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं। जी मतलब आप प्लीज पढ़िए, मैं यही कहूंगी, थोड़ा पढ़िए लिखिए, बिल्कुल और फिर चीजों के साथ मतलब और लॉजिकली आप पॉइंट्स देते हुए, जिसे हम कहते हैं ना आर्ग्यूमेंट में भी तार्किक तरीके से, रैशनल तरीके से कुछ आप अपनी बात कहते हैं और कुछ विरोध दर्ज करते हुए कुछ लॉजिक देते हैं, वो करिए, उसका बिल्कुल स्वागत है। संवाद का इस देश में हमेशा स्वागत रहा। लेकिन आप बिना जाने बिल्कुल सही बात समझे, कही बिना आपने। पढ़े लिखे सिर्फ विरोध के नाम पे विरोध करते हैं, तो मतलब आप अपने आप को बहुत हास्यास्पद बना देते हैं और उससे बचना चाहिए। आप फुले हो, मतलब ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अंबेडकर, तो ऐसे तमाम हिस्ट्री के लोग हैं जो हिस्ट्री में रहे हैं, जिन्होंने वाकई इस देश में बहुत बड़ी आबादी को एक बल दिया है कि अपनी बात कहो, आगे बढ़ो और पढ़ो, संगठित हो। अगर आपको इनसे दिक्कत हो रही है तो मुझे लग रहा है कि फिर वाकई आपको नए सिरे से चीजों को समझने की बहुत जरूरत है। जी मतलब आपने आप ठीक कहा, कितना बहुत चेहरा बहुत छिपाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कही। जी हाँ, आप कितने, आप आंकड़ों से कितना चेहरा छिपा, मतलब आप, वही है ना कि आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपनी गर्दन धंसा के बोले सब अच्छा है, ऐसा नहीं है। आपके ही खिलाफ सरकार, मतलब सरकार के ही आंकड़े बता रहे हैं कि दलित स्त्रियों के खिलाफ इतने सारे लगातार पिछले सालों में मामले बहुत ज्यादा बढ़े और हर तरह की हिंसा बढ़ी है, और सिर्फ दलितों की ही जी नहीं, आदिवासियों के खिलाफ बढ़ी है, क्या कहते हैं, ओबीसीज के खिलाफ बढ़ी है। और आप जो है सिर्फ ये कहते हैं नहीं जी यहाँ सब चंगा सी, ऐसे नहीं होता है। आपके ही आंकड़े बता रहे हैं, हम तो कुछ कह भी नहीं रहे, हम कहीं से नए आंकड़े थोड़े नाम रिसर्च करके नहीं ला रहे हैं, वो तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो बोल रहा है। और आप कह रहे हैं कि नहीं यहाँ कास्ट सिस्टम नहीं, अगर कास्ट सिस्टम नहीं तो हर घंटे 10 अपराध दलितों के खिलाफ कहाँ से हो रहे हैं? और क्यों इस तरह की फिल्में ना आए जो सोसाइटी को सेंसिटाइज करें? कम से कम इस तरह की फिल्में जी आएंगी तो आप एक बार ये तो देखेंगे कि जो आपकी प्रैक्टिस में चीजें चली जा रही है वो आपको लग रही है नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल नहीं है ना? बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत इस तरह महत्वपूर्ण की बात आपने फिल्मों का कही तो नीरज जी। स्वागत जी होना चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल, जी शुक्रिया। आपने जो बात कही दरअसल उसमें ये जो एक चीज निकल के आ रही है कि लोगों को पढ़ना चाहिए, लोगों को चीजों को थोड़ा सा ठहर करके देखना चाहिए। जैसे आपने वो हवाला दिया कि कैसे
औरंगजेब के धोखे में आपने बहादुर शाह जफर की तस्वीर पर जो है वो कालिक पोत दी। तो वो दरअसल वो भी देखिए इत्तेफाक की बात है, हमने वो उस फिल्म पर भी चर्चा की थी, छावा, जिसकी वजह से औरंगजेब चर्चा में आए, और चर्चा में आने के बाद जो है जो माहौल बना महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश तक, तमाम जगहों पर देश भर में। बहरहाल पारक साहब, आपके पास आऊंगा। ये जो बात चल रही है अ, जिसका हम मतलब जातिवाद के संदर्भ में या तमाम चीजों के हवाले से सेंसर बोर्ड की भूमिका पर बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि नहीं, जो कहीं ना कहीं सरकार विरोधी या सत्ता समूह विरोधी जो एक विचार है, या उसके जो कामकाज है, उन कामकाज पर कहीं ना कहीं उंगली उठाते हुए जो विचार है, उन विचारों को सामने ना लाने दिया जाए, या वह अगर कहीं कोई कुछ ऐसी बात कर रहा है। इत्तेफाक देखिए कि अनंत महादेवन जिन्होंने ये फिल्म बनाई, अनंत महादेवन भी जहां तक मेरी जानकारी, जाति, अगर जाति के आधार पर देखा जाए तो जाति शायद उनकी भी वो जाति से ब्राह्मण ही है। तो ये इस तरह से लोगों को कटघरे में बांट देना और फिर उसको देखना, हालांकि मैं ये भी दोहराना चाहूंगा, ये भी कहना चाहूंगा कि अनुराग कश्यप ने अपना तमाम गुस्सा जो जाहिर किया, वो जिस तरीके से जाहिर किया, और उसमें जो उन्होंने टिप्पणी कर दी एक, इसकी वजह से पूरा डिस्कोर्स जो है वो जो पूरा नैरेटिव जो है वो एक अलग तरफ मुड़ गया। उस टिप्पणी से अगर वो बच जाते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि उसकी वजह से खामखा ऐसा हुआ कि वो जो विषय था जातिवाद का, या ज्योतिबा फुले की का जो संघर्ष रहा है जातिवाद के खिलाफ, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का, उस पर बात होने के बजाय वो बातचीत जो है अनुराग कश्यप की भाषा पर मुड़ गई, और एक समुदाय विशेष को लेकर के जो उन्होंने टिप्पणी कर दी, उसको लेकर के बहुत सारी बातें होने लगी। मैं पारक साहब आपकी राय जानना चाहूंगा इस पूरे मसले पर और सेंसर बोर्ड की भूमिका को लेकर के। जी। सभी को नमस्कार। सेंसर बोर्ड का होना ही उसकी भूमिका को संदिग्ध बना देता है। अगर सेंसर बोर्ड है तो जाहिर है कि वो उन चीजों को भी रोक सकता है जिसे कि फिल्मकार के तौर पर या लेखक के तौर पर हम समझते हैं कि अपने पाठकों और दर्शकों तक पहुंचे। इसलिए सेंसर बोर्ड का होना किसी सभ्य समाज का सूचक नहीं है। और ये इसकी शुरुआत हुई जब हमारा देश गुलाम था और उपनिवेश था, और उन्होंने इसकी शुरुआत की सेंसर बोर्ड की सर्टिफिकेशन की, और उस का परिणाम हम आज देख रहे हैं कि 47 में जब देश आजाद हुआ तो भी ये व्यवस्था बनी रही, और ये व्यवस्था बनी रही तो लिखित रूप में चाहे जो भी हो, लेकिन व्यवहार में ये होता है कि जो सत्ता पक्ष है उस सत्ता को किसी भी तरीके से उनके हितों को नुकसान न पहुंचे। अब सत्ता का जो चरित्र होगा उस सत्ता के चरित्र के अनुसार लाभ और नुकसान का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी 2014 के बाद से जो सत्ता हमारे यहाँ है, वो उसके चरित्र के बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। वो क्या चाहती है, किस चीज को किस रूप में पेश करना चाहती है और किस चीज को वो छुपाना चाहती है लोगों से, और इस रूप में वो फिल्मों का भी जो है मूल्यांकन करती है। आप देखेंगे कि इससे पहले तक जो भी शासन में रहे उन्होंने इस बात की बहुत खुले तौर पर कोशिश नहीं की कि उनकी आइडियोलॉजी को पेश करने वाली फिल्में वो प्रोत्साहित करे बहुत स्पष्ट रूप से और आगे आकर। हाँ, उन्होंने ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहित किया जो हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार या हमारे भारत में भारत की जनता के पक्ष में वो समझते थे कि ये ठीक है, उनको आमतौर पर पुरस्कृत किया गया, लेकिन उसमें भी सीधे तौर पर सरकार की दखलंदाजी नहीं होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब एक एजेंडे के साथ फिल्में बन रही हैं, एक एजेंडे के साथ बन रही है, और वो राजनीतिक एजेंडा है, और उस राजनीतिक एजेंडे के अनुसार फिल्में बन रही है, और उस राजनीतिक एजेंडे का समर्थन न करने वाली, उसका विरोध करने वाली, उसकी हल्की सी भी आलोचना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से करने वाली जो फिल्में हैं, उन पर वो प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती है। प्रतिबंध का मतलब केवल जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी फिल्म को रोका जाए, बल्कि उनकी कोशिश यह होती है कि वो फिल्म लोगों तक ना पहुंचे।
अब आप देखिए कि अभी जिन फिल्मों की चर्चा हो रही है, चाहे वो धड़क 2 हो, संतोष हो, एक फिल्म है जिसका नाम बदल कर अब पंजाब 95 के तौर पर उसे रिलीज किया जा रहा है, वो फिल्म हो, तो ऐसी कई फिल्में हैं जिन पर ऐतराज किया गया। ऐतराज करने जी, के मुख्य रूप से यही है कि जैसे कोई भी फिल्म ब्राह्मणवाद की आलोचना अगर करती हुई नजर आती है, तो उसे पहले तो रिड्यूस किया जाता है ब्राह्मणों के रूप में कि साहब ये ब्राह्मणों की आलोचना कर रही है, या जैसे ये हिंदुस्तान में ही संभव है इस तरह की मूर्खता कि आप कुछ पर्टिकुलर शब्दों से ये समझते हैं कि अगर हम उनका उपयोग नहीं करेंगे तो एक तरह से हम जातिवाद को रोक लेंगे। मुझे ध्यान है कि एनसीईआरटी में प्रेमचंद का एक उपन्यास था और उसमें एक जाति सूचक शब्द था जो दलितों के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रेमचंद ने किया था। उसकी जगह सब जगह उसका जो संस्करण पाठ्यक्रम के लिए तैयार किया गया, उसकी जगह दलित शब्द लगा दिया गया, और दलित शब्द लगाने से यह हुआ कि अब वो सूरदास दलित हो गए, और सूरदास के दलित होने से जो पूरा असर होता है जातिवाद का कि किस तरह से जो है वो जो जाति सूचक शब्द था वो अपर कास्ट की घृणा को दिखाता था, वो छुप गया। अब एक ऐसा शब्द आ गया जो बिल्कुल हानिकारक नहीं था। या इसी तरह से अब इस फूले में बहुत सारे शब्दों को हटाया गया। उस शब्दों को हटाने का मतलब ही यही है कि सब वो ये सोचते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग न करने से क्या लोग जानते नहीं है कि अंबेडकर महार थे, हैं, या ये नहीं जानते हैं कि फूले माली थे। तो जानते तो हैं, और ये भी जानते हैं कि उनका संघर्ष क्या था और उनके साथ क्या हुआ। वायर ने 2 दृश्य दिखाए। एक दृश्य दिखाया ट्रेलर में से जो फूले से संबंधित था, जिसमें किस तरह से सावित्रीबाई फूले जो सड़क से गुजर रही है उस पर गोबर फेंका जाता है ब्राह्मण बच्चों के द्वारा, और वह ठीक वैसा ही एक दृश्य भारत एक खोज में दिखाया गया है सावित्रीबाई फूले का। 1988 में वो सीरियल बना था और उस समय कोई हंगामा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज जो सत्ता है वो सत्ता चाहती है कि एक तरह की ऐसी व्यवस्था चाहती है जिसमें दलित, ओबीसी और आदिवासी ये सब हाशिए पर रहे। उनको वो बराबरी का अधिकार जो मिल गया है संविधान से, उसमें जितनी कटौती हो सकती है हो, और ये तभी हो सकता है जब चारों ओर का माहौल इसी तरह का हो। ये जो कोशिशें हैं ये मेरे ख्याल बहुत खतरनाक है। अच्छी बात यह है कि ठीक है कि एक वाक्य जिसके बारे में मुझे ये संदेह है कि वो सीधे तौर पर अनुराग कश्यप ने नहीं कहा, उनकी माफीनामे को पढ़कर मुझे ऐसा लगा। लेकिन जो भी हो, इस तरह के जो अटैक हो रहे हैं जिसमें ये इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात कही गई कि हिंदुस्तान में जातिवाद है कहाँ, मोदी जी ने तो उसे खत्म कर दिया। अगर जातिवाद खत्म हो गया है तो नीराजल छेत्री ने जो आंकड़े पेश किए हैं और जो सरकारी आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं, और न केवल अपराध हो रहे हैं बल्कि हत्याएं हो रही हैं। तो उस सच्चाई को दिखाना बहुत जरूरी है। धड़क 2 जो है नवंबर से अटकी हुई है, इतने महीने हो गए हैं उस फिल्म को पास नहीं होने दिया जा रहा। जी। आपने आपने जो बिंदु उठाए पारक साहब, नंदिता जी मैं आपके पास आता हूँ, आपने सबकी बातें सुन ली। ये जो सेंसर बोर्ड की भूमिका है और सेंसर बोर्ड का मतलब जो सरकार होती है, जैसे अजय जी ने अपनी टिप्पणी में कहा था और बहुत सही कहा था कि ये पहले भी होता रहा है, जब कांग्रेस की सरकारें रही है तब भी हमने सेंसर की भूमिका देखी है। गुलजार की फिल्म आंधी का किस्सा हमको पता है, किस तरह से वो सेंसर बोर्ड में किस तरह से वो इमरजेंसी के दौरान उसके साथ सलूक हुआ, कैसे हमने ये देखा कि
किस्सा कुर्सी नाम की फिल्म जो थी वो किस तरीके से अटकी, कैसे क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। या जैसे अभी भक्त विदुर का जिक्र किया था मीरा जी ने, जो कि अंग्रेजों के जमाने में फिल्म बनी थी, और उसमें तो किस्सा ये था कि वो विदुर भले ही वो महाभारत कालीन पात्र थे, लेकिन उनको निर्देशक ने गांधी टोपी में दिखा दिया था, गांधी कुर्ता और गांधी टोपी पहन के वो दिखाए जाते थे, तो इसलिए अंग्रेजों ने उसको उस जमाने में बैन कर दिया था। लेकिन आज के जमाने में जब हम जातिवाद की बात करते हैं और धार्मिकता की बात करते हैं, तमाम चीजों की बात करते हैं, तो हमारे समाज की जो सच्चाइयां, यहाँ तक सिर्फ जातिवाद का ही मसला नहीं है। फायर जैसी फिल्म जो थी जिसमें कि आपने समलैंगिकता को दिखाया, वहां पर आप कैची चलाने की बात करते हैं, आप फिल्म रिलीज नहीं होने देते, पोस्टर फाड़े जाते हैं, तमाम सारी चीजें होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो समाज हमारा है वो ये अपनी जो बुराइयां हैं, जो खराबियां हैं, वो खराबियों को हम देखना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो उन पर पर्दा पड़ा रहे, बस उन पर पर्दा पड़ा रहे, कोई उसके बारे में जाने नहीं। समाज में वो बुराइयां एग्जिस्ट करती हैं, इससे हमको दिक्कत नहीं है। आज भी दलित लड़कों को जो है क्या कहते हैं वो घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता, उनको उनकी शादियों में जो है उनको म्यूजिक बजाने नहीं दिया जाता, उनको कुछ खास जगहों से गुजरने नहीं दिया जाता, उनको मंदिरों में दाखिल होने नहीं दिया जाता, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन उसके बावजूद हम ये नहीं चाहते कि हाँ दलितों का जो है वो जिक्र हो, उसको हम किसी तरीके से सैनिटाइज कर देना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ अमिताभ जी कि ये सही है कि हम लोग जितनी करप्शंस है ये हम देखना नहीं चाहते, हम ऑलवेज अवॉइड करते हैं। और फिर फायर के बारे में आपने बताया, बैंडिट क्वीन की याद आ रही है मुझे। बिल्कुल। बैंडिट क्वीन पहले बैन किया गया था। फिर बंगाल में एक फिल्म आई थी क्यू नाम के एक डायरेक्टर का, उसका नाम था गांडू, को पता होगा, वो इटाली है। हाँ, आई नो, ऑब्सीन वर्ड, या तो अजीब, बहुत ही अजीब सेक्सुअलिटी, लेकिन बहुत ही अजीब तरीके से दिखाया था। और उसके साथ वो बहुत सूरियल रिलेशनशिप, ये आ रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ ड्रीम में हो रहा है। फिर फ्रॉइडियन थ्योरीज भी उसमें। तो वो फिल्म इट वाज अ वेरी हेवी ब्लो। तो ऐसा हो सकता है कि गांडू को बहुत दिनों तक सेंसर का सर्टिफिकेट नहीं मिली, फिर आफ्टर मेनी कट्स, बहुत ही ज्यादा कट्स, उसके बाद उसको वो मिली है। लेकिन दिस वर ऑलवेज एग्जिस्टेंट इन द सोसाइटी। अभी क्यों किया जाता है, बहुत सारे कारण हैं, आपको पता है। आंधी के जिक्र किया आपने। फिर मुझे लगा एक सीरियल भी आया था जिसका आलोकनाथ, शायद कौन हीरो था, जो वीपी सिंह की तरह दिखते थे, ऐसे एक टोपी वो पहने थे, कौन सा, मैं वही बुनियाद। हाँ, बुनियाद तो था ही। फिर उसके बाद और एक आया था जो वीरेंद्र सक्सेना थे उसमें। हाँ, तो जो भी है उसको भी बैन कर दिया था, मतलब बीच में सीरियल रोक दिया गया। तो मेरे ख्याल से ये जो सेंसर की जो बातें हैं, ये हाँ शायद अभी बढ़ गया है, फॉर सम जेन्युइन रीजंस ये बढ़ गया, लेकिन ये बहुत पहले से था। जब इंदिरा गांधी के कैरेक्टर, जो अभी पूरे सही नहीं था, आंधी का कैरेक्टर कुछ फिक्शनल भी है, ये भी है। आज ही सुबह मैं आंधी देख रही थी। तो लेकिन सेंसरशिप, अभी ये बात को लेकर आप एक डिस्कशन करते थे कि सेंसरशिप क्या बिल्कुल ही हटाया जाए, सेंसरशिप बिल्कुल ही ना रहे, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे कभी गांव में या कहीं जगह पे ऐसा होता था कि लोगों को कुछ फिल्में नहीं दिखाते थे, इसलिए नहीं दिखाते थे कि इनका मैच्योरिटी लेवल उस तक नहीं था, उस वक्त नहीं था। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो हीरोइन को देखकर हीरोइन के बारे में ड्रीम कर ले? जी, सारे ऐसे गल्प है उनके, अशोक कुमार के वक्त में, धर्मेंद्र के वक्त में, कि लोग ऐसे ही मुंबई चले जाते हैं। नहीं, मैं तो आप अशोक कुमार और धर्मेंद्र पर जा रही, मैं तो अभी आपको बेशरम रंग गाने पर ले आता हूँ वापस, जो अभी पठान का गाना था, उसमें हीरोइन की बिकनी, यानी आज के जमाने में बिकनी के कलर को लेकर के और उस गाने को लेकर के जो बवाल हुआ और जिसको लेकर के इतनी कंट्रोवर्सी हुई। हाँ, इसमें कुछ डेलिबरेटली भी किया जाता है, क्योंकि ये तो पॉपुलर मीडिया है, जैसे इसका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए भी ऐसा किया जाता है कभी कभी, मेरे ख्याल से। तो इसका एक मार्केट और कंज्यूमरिज्म इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो वैसा नहीं है कि हर वक्त, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये हर वक्त किसी पर्टिकुलरली कोई किसी की सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए कर रहा है, कभी कभी। लेकिन नीरा जी, लेकिन नंदिता जी, मैं आपको टोक रहा हूँ, सॉरी, अभी
कुछ समय पहले हम लोगों ने चर्चा की थी एक फिल्म के बारे में जिसका नाम है इन गलियों में, और उस फिल्म के निर्देशक हमारे साथ थे। उन्होंने चर्चा में बताया था कि किस तरीके से सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म को अविनाश दास हमारे साथ थे, उन्होंने कैसे बताया था कि भाई कैसे इस फिल्म को रोका सेंसर बोर्ड ने, कैसे उसमें क्या क्या बदलाव दिया, कैसे कानूनी लड़ाई उन्होंने लड़ी। और वो फिल्म इसलिए क्योंकि वो उसमें तो एक सीधी सादी इंटरफेथ लव स्टोरी थी, अंतर धार्मिक प्रेम कहानी थी, एक हिंदू मुसलमान प्रेम कहानी थी, और उसको लेकर के बहुत सारी बातें कही गई। तो ये सिर्फ मामला मुझे लगता है यही नहीं है कि आपको सरकार के रवैये के साथ करना है। अजय जी, मैं आपके पास वापस लौटता हूँ। ये जो बात अभी नंदिता जी कह रही थी और उन्होंने कुछ फिल्मों का जिक्र भी किया, क्या है आपको ऐसा लगता है कि हम, क्योंकि उन्होंने समाज की बात भी करी है, क्या आपको लगता है कि ये एक किस्म से कहीं ना कहीं एक कहना चाहिए डिवाइस की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है पॉपुलराइज करने के लिए, या ये हम ये भी कह सकते हैं कि समाज हमारा चूंकि मैच्योर नहीं है बहुत सारी चीजों के लिए, तो इसलिए क्या सेंसर बोर्ड उसकी आड़ लेता है, या हम ये मान जैसे वो पारक साहब जो कह रहे थे कि नहीं सेंसर बोर्ड का होना ही जो है वो उसकी जो भूमिका है उसको विवादास्पद बनाता है, सेंसर होना ही नहीं चाहिए एक तरीके से। क्या कहेंगे आप संक्षेप में? जी, जो सेंसरशिप तो नहीं होनी चाहिए, हम सबको ही स्वीकार करते हैं, लेकिन सीबीएसई का जो काम है कि बेसिकली वर्गीकरण कर देना कि किस उम्र के हिसाब से ये उपयुक्त है। श्याम बेनेगल साहब ने जो रिपोर्ट की थी उसमें भी ये बताया था, उसमें अभी जो 3 कैटेगरी है उसको उन्होंने 5 या 6 कर दिया था, ताकि 12 साल से लेकर के और 21 साल 18 साल तक आप डिवाइड कर सके कि कौन सी फिल्म कौन देख सकता है। अगर वो हो जाता है तब भी बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी। मैं यहाँ जो वर्तमान सत्ता है जो पिछली सत्ता थी उसका फर्क मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, आजादी के बाद नीले आकाश नीचे जो मृणाल सेन की फिल्म थी वो बैन कर दी गई थी, लेकिन तब हेमंत कुमार और मृणाल सेन ने उसकी सिफारिश की नेहरू जी से कि आप ये फिल्म देखिए और बताइए। नेहरू जी ने फिल्म देखी, फिल्म को अनुमति दी कि भाई इस पर कोई पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं है, जबकि सेंसर बोर्ड को उस समय ये था कि इसमें चाइनीज प्रभाव दिखाई पड़ता है, चीन के किरदार आए हुए हैं। वैसे ही गर्म हवा को भी बैन कर दिया गया था। इंदिरा गांधी ने अपनी पहल से उसको कहा कि नहीं, ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए। पिछले दिनों अमोल पालेकर की जीवनी पढ़ रहा हूं मैं, उसमें अकृत फिल्म की चर्चा की है उन्होंने। तत्काल आईएनबी मिनिस्टर ने उस पर आपत्ति कर दी थी। तब अमोल पालेकर ने गिरीश कर्नाड और दूसरे सारे विजय तेंदुलकर आदि के सिग्नेचर के साथ एक पत्र इंदिरा गांधी को भेजा था, और इंदिरा गांधी को जब वो पत्र मिला तो इंदिरा गांधी ने अपने सूचना प्रसारण मंत्री को बुला के कहा, यार तुम लोग क्या कर रहे हो, ये सारे देश के ऐसे लोग हैं, समाज के ऐसे लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, इनको एक गठरी पे बांध करके तुम फेंक रहे हो। फिल्म पर नहीं रोक लगाओ, फिल्म को जाने दो, फिल्म रिलीज होने दो। तो ये एक उदारता कह ले या स्वीकृति कह ले, ये था उस सिस्टम में। लेकिन 14 के बाद हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि अगर आप प्रधानमंत्री को पत्र लिखें और प्रधानमंत्री पत्र पढ़ के कहें कि नहीं 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 इस फिल्म को जाने दो, रिलीज होने दो। हमारी आलोचना हो रही है ना, होने दो आलोचना, फिल्म को रिलीज होने दो। वो वक्तव्य जरूर देते हैं कि हम तो चाहते हैं कि लोग हमारी आलोचना करें, लेकिन जब वो आलोचना होती है तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये सच्चाई है, क्या करेंगे हम, अजीब से विरोधाभासी समय में जी रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है। प्रधानमंत्री का आपने जिक्र कर दिया, उन्होंने पिछले कुछ समय में हमने देखा कि किस तरह की फिल्मों को प्रमोट करने के लिए वो स्वयं आगे आते हैं, कैसे वो किस तरह की फिल्मों के लिए स्वयं जो है प्रमोट करते हैं, उनके कलाकारों के साथ उनकी तस्वीरें आती हैं, उनकी बातचीत होती है, कैसे वो चैप्टर ये जो फिल्म आई है केसरी चैप्टर 2, इसकी रिलीज के 5 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री हिसार में शंकरन नायर का नाम लेते हैं। फिर आप अगर जोड़े चीजों को तो पता चलेगा कितनी बड़ी साजिश चल रही है, खेल चल रहा है। और ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की, और ये भी कोई संयोग नहीं कि अक्षय कुमार ने जब फिल्म के प्रमोशन के दौरान जितने भी नेताओं से मुलाकात की वे सब के सब बीजेपी के थे, चाहे वो हरदीप पुरी हो या मंजीर सिरसा साहब हो या दिल्ली सरकार के तमाम लोग हों और बीजेपी के तमाम, सब बीजेपी के नेता से। मैं नहीं समझता कि उन्होंने किसी कांग्रेस के लीडर से कभी मुलाकात की होगी इस बारे में या किसी की तस्वीर दिखाई गई। बहरहाल
शिवाजी आपके पास आता हूँ छोटी सी टिप्पणी के लिए। जो बात अजय जी ने कही कि नहीं ये जो समय है उदारता उस जमाने में थी और आज कहीं ना कहीं वो एक सोच का मसला आ गया कि सोच जो है वो ऐसी हो गई कि आप इस व्यवस्था की यानी केवल सत्ता की ही नहीं केवल पार्टी की नहीं आप पूरी व्यवस्था की आलोचना नहीं कर सकते। यानी जो एक सिस्टम था आपका चाहे उसको आप ब्राह्मणिकल सिस्टम कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए उस सिस्टम की ही आलोचना नहीं कर सकते। क्या कहेंगे आप? देखिए एक ही बाइनरी है, वो ये कि या तो आप बीजेपी के साथ हैं, लिहाजा आप किसी भी तरह की क्रिएटिव नहीं क्रिमिनल लिबर्टी ले सकते हैं, क्रिमिनल लिबर्टी। और या आप बीजेपी के विरुद्ध हैं तब तो आपके साथ जो भी हो सकता है। सच आप नहीं दिखा जी सकते। जो जो बीजेपी को चुभेगा, जो ब्राह्मणवाद को छुपेगा चुभेगा वो सच खुले में, जबकि वो माइल्ड तरीके से बताया गया है, जितना है उतना बताया नहीं गया है, फिर भी बिल्कुल वो बहुत ही संकोची सत्य भी आप नहीं बता पा रहे हैं। दूसरी तरफ क्रिमिनल लिबर्टी लेकर के बीजेपी का साथ देने के लिए फिल्में बन रही हैं। लेकिन बिल्कुल ठीक। दर्शक ही तय करेंगे, अंततः दर्शक ही तय करेंगे कि वो कितना हजम कर पा रहे हैं ये झूठ का पुलंदा। जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही। नीरज जी आपकी संक्षिप्त टिप्पणी इसी बात पर कि दर्शक ही तय करेंगे। तो आपने चूंकि दर्शकों की समझदारी का मसला भी उठाया था जी तो ये जो चीज है कहीं ना कहीं ये इस जो आपने कहा था पढ़िए दोस्त पढ़िए है ना, मैं वापस उसी पर लौट रहा हूँ। जी जी मैं दरअसल यही अभी बीच में मैंने ऐसे हैंड रेज किया था, मैं यही कहना चाह रही थी कि एक तो हमारे यहाँ चीजों को इतना रिड्यूस और इतना मतलब एक मिसगाइडेड मिसाइल की तरह, मतलब वो बात कुछ और कह रही है, उसको उसका विरोध करने वाले कुछ इस तरह से उसको प्रोपोगेट करेंगे कि बात किसी और दिशा में चली जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीजें जी मैं क्या क्लियर करना चाहूंगी। एक तो ब्राह्मणवाद जब शब्द आता है तो वो सब ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, एक ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस है जो सोच शुद्धतावाद है। के उस खिलाफ है। शुद्धतावाद में वो उस शुद्धतावाद में वो स्त्रियों के खिलाफ भी वो प्रैक्टिस होती है, वो दूसरी कास्ट के खिलाफ भी प्रैक्टिस होती है। और ये सोच है किसी, जब हम ब्राह्मणवाद या किसी ऐसी चीज की बात करते हैं या हम पितृसत्ता कहते हैं तो दरअसल पितृसत्ता एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है। और वो अभ्यास स्त्रियों में भी हो सकता है प्लीज। और ये जो हम बिल्कुल ब्राह्मणवाद कहते हैं तो इसका मतलब सारे ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस, ये शुद्धतावादी प्रैक्टिस गैर जो ब्राह्मण है उनमें भी हो सकती है। दरअसल जब बिल्कुल बिल्कुल खुले फिल्म आ रही है तो उस ब्राह्मणवाद की उस प्रैक्टिस पर चोट कर रही है कि आप दरअसल जी इस तरह बिल्कुल से जब भेदभाव करते हैं तो इंसान इंसान में भेद करते हैं जो कहीं से भी नैतिक नहीं है, ठीक नहीं है, किसी बिल्कुल भी ठीक कहा देश के आपने स्वार्थ के बिल्कुल लिए ठीक ठीक कहा। नहीं है ना। तो जी जी आपको पहले तो जब विरोध करने जा रहे हैं तो प्लीज वो ब्राह्मण का विरोध नहीं कर रही है, वो ब्राह्मणवाद उस प्रैक्टिस का विरोध कर रही है। जब कोई फेमिनिस्ट एंगल से बात करता है तो वो पुरुषों का विरोध नहीं करता है, वो पुरुषवादी जो सोच है जहां वो स्त्रियों को सेकेंड सिटीजन की तरह ट्रीट करते हैं वो उस सोच के खिलाफ बात करता है। और एक पुरुष भी बहुत शानदार फेमिनिस्ट हो सकता है, ये भी समझना चाहिए। वो स्त्री के अधिकारों की पैरोकारी कर रहा है, उससे बड़ा फेमिनिस्ट कौन होगा। तो ये हमें ना, हम एक तो रिड्यूल कर मतलब एकदम रिडिक्यूल कर देते हैं चीजों को, इतना डाइल्यूट कर देते हैं, बात कुछ और हो रही होती है। बात हो रही है ब्राह्मणवाद के उस प्रैक्टिस के खिलाफ जो गैर ब्राह्मणों में भी है, कहीं पर भी, वो दलित में भी हो सकती है ना। और बिल्कुल पितृसत्ता बिल्कुल की जब हम बात करते हैं तो वो स्त्रियों में भी हो सकती है, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक कहा आपने। आखिर उस प्रैक्टिस को बढ़ावा कौन दे रहा है ना। तो हम जब जी तक जी इन जी प्रैक्टिसेस से निकलेंगे नहीं तब तक एक अच्छा सुंदर समाज बन नहीं बिल्कुल पाएगा। ठीक बात और आपने कही है। ये जो बात जी 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 और बहुत ये शुक्रिया फिल्में अगर फारूक आती साहब। हैं तो इनका खुले दिल से स्वागत होना चाहिए, क्योंकि आपको वो एक बार सेल्फ करेक्शन का मौका देती हैं। बस इतना ही। जी वो तो देखेंगे ऐसी फिल्में जब आती हैं तो समाज किस तरह से रिएक्ट करता है। हम देखते हैं क्या क्या उनका रिसेप्शन होता है, कितना उनको स्पेस मिलता है। ये भी देखने की बात है। ऐसी फिल्में जो रिलीज होती हैं तो उनको कितना स्पेस मिलता है ये भी देखने की। फारूक साहब आपकी छोटी सी टिप्पणी कार्यक्रम के अंत में। बिल्कुल दो बहुत छोटी दो सी बात। टिप्पणी। हाँ जी जी दलित लेखक है कमल भारती, उन्होंने जी 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 हाँ एक टिप्पणी फेसबुक पर लिखी थी और वो मुझे काफी अच्छी लगी और अभी यहाँ कहने लायक है। उन्होंने कहा कि मैंने एक पत्रकार से ये पूछा, कमल भारती ने, कि भाई जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो आप बहुत उछल उछल कर आलोचना करते थे, लेकिन आजकल आप चुप क्यों हैं, अब उतनी नहीं करते सरकार। तो उन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा कि देखिए जब हम कांग्रेस की आलोचना करते थे तो हमें कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती थी कि जो वो गलतियां कर रही है उसमें वो कुछ सुधार कर ले,
यानी कि उस समय ये उम्मीद थी कि आप नेहरू से या इंदिरा गांधी से कहेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी और करेक्शन होगा, ठीक है। जी लेकिन आज जो भी हो रहा है वो एक योजना के तहत हो रहा है। उन्हें जी मालूम है कि जी वो जी क्या कर रहे हैं और वो जो कर रहे हैं वही करना चाहते हैं, इसलिए बिल्कुल ठीक, उनको बिल्कुल किसी का ठीक। कोई मतलब नहीं है। ये जो फर्क है दोनों में, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए यहाँ बहुत अच्छी बात है। ये नहीं है कि सेंसर बोर्ड कुछ ठीक कर देगा या वो ठीक कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक लंबी लड़ाई है जो फिल्मकारों को भी लड़नी है। दुर्भाग्य यह है कि आज फिल्मकारों में ऐसे बहुत सारे लोग पहुंच गए हैं जो कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे जो जातिवादी हो सकते। अनुराग कश्यप की टिप्पणी पर मैंने मनोज मुंतशिर का हाँ एक मैंने, जी जी वो जी इतना गंदा और भयानक है, और उसमें वो ब्राह्मणवाद उनके अंदर उछाले मार मार के प्रकट हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है मस्तक हैं, और वो केवल ब्राह्मण ही नहीं मानते, हिंदुस्तान की चारों वर्ण अब मानते मनोज हैं। मुंतशिर के बारे में बात करके हम क्यों इस चीज को और ले जाएं, क्योंकि मनोज मुंतशिर का रूपांतरण हम देख चुके हैं। उनका रूपांतरण जो है फिर वो भी मनोज ये बता मुंतशिर रहा शुक्ला हो चुके हैं। जी जी मैं जी। फिर भी ये बता रहा हूँ कि आज हाँ फिल्मी दुनिया में किस तरह के लोग पहुंच गए, इसलिए हाँ, अंदरूनी नहीं, और जैसे बाहरी। देखिए फर्क साहब, ऐसा ना, जैसा समय बदला है, वही बात है जो आपने कहा ना कि पहले जो था उसमें लोगों को लगता था कि थोड़ा स्कोप है, अभी वो स्कोप नहीं रहा, और वो जो है अपने आप को किसी न किसी तरीके से सत्ता समूह के साथ अलाइन करके उसका जो फायदा ले सकते हैं लेना चाहते हैं, या अपना सर्वाइवल जो है वो बनाए रखना चाहते हैं। ये इतनी सी बात है। वो मेरे ख्याल में जो इस बातचीत से जो निष्कर्ष निकलता है वो ये कि अगर जनता, ये सर्वाइवल का ही सवाल नहीं है, ये उनकी समझ का भी सवाल है। वो समझ के नहीं, वो अनुसार परख साहब, समझ जो है वो सर्वाइवल के लिए ही है। वो कुल मिला के सर्वाइवल के लिए ही है, और अदरवाइज अगर वो समाज सर्वाइवल का समाज नहीं होता तो इस तरह की समाज वो विकसित कर सकते थे। लेकिन वो चूंकि उनको अभी अपने आप को सिस्टम से जोड़ के रखना है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। बहरहाल ये जो बातचीत है ये एक कहना चाहिए कि बार बार इस विषय पर लौटने वाला एक मसला है, क्योंकि ये जो सोच का मामला है सरकार का, सत्ता का, और उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने का, अलाइन करने का, कहीं ना कहीं वो हमारी जो कलात्मक अभिरुचियां हैं उनको प्रभावित करता है। वो किस तरीके से इन तमाम चीजों को लेती है। बहरहाल आज की बातचीत के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी शुक्रिया कि बहुत सब्र के साथ उन्होंने इसको देखा सुना। हम फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।